तो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ये चीजें याद रखना। स्टेप्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस में से एक है। रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क एनालिसिस, रिस्क असेसमेंट करना, ओके, एंड हैंडलिंग ऑफ रिस्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस में से एक है, जो रिस्क के इंडिपेंडेंट शॉर्ट नोट्स के तौर पे भी आए हुए हैं, यू कैन से। और इसके अंदर कभी कभी वो लोग ने केस स्टडी बना के आपको पूछा है कि वो हाउ विल यू सजेस्ट द मेजर्स। सो ये उसके हिसाब से भी याद रखना, रिस्क एनालिसिस क्या करते हैं, एंड हाउ डू यू हैंडल द रिस्क, रिस्क के असेसमेंट का प्रोसेस क्या रहेगा, एंड रिस्क हैंडलिंग प्रोसेस क्या रहता है। यस, सो दीज हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू अंडरस्टैंड। ठीक है। तो रिस्क के अपने अपने नेचर होते हैं, रिस्क असेसमेंट का तरीका होता है। बाकी रिस्क के मिटिगेशन करने का भी तरीका होता है। देखिए, हर चीज हम लोग रिस्क पे कैरी नहीं करते। कुछ हम ट्रांसफर करते, कुछ टॉलरेट करते, कुछ रिड्यूस करते। तो ये पार्ट जरूर देख के जाना, व्हाट इज द रिस्क मिटिगेशन एरिया। ओके, हाउ डू वी मिटिगेट द रिस्क, हाउ डू वी कंबाइन। कभी कभी चीजें शेयर करनी पड़ती है, शेयर टू केयर, एंड कभी कभी हेज आउट करनी पड़ती है कि अगर अभी नहीं तो मैं बाद में कभी इस चीज को कंप्लीट करूँ। ठीक है। सो रिस्क का ये एरिया ध्यान रखना। बाकी अनदर एरिया ऑफ रिस्क के अंदर एक फ्रॉड रिस्क आता है। फ्रॉड रिस्क में स्पेशली फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस याद है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट? ओके, हाउ डू यू आइडेंटिफाई, असेस, रिस्पॉन्ड, मॉनिटर एंड रिपोर्ट द रिस्क। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है फ्रॉड रिस्क के अंदर, तो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। ओके, हाउ डू यू मैनेज द रिस्क। बाकी रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क की रिपोर्टिंग आप लोगों ने 134 के हिसाब से देखी भी हुई है। दिस इज द रिपोर्टिंग ऑफ रिस्क रिक्वायरमेंट्स। ओके। बाकी एज अ कंपनी सेक्रेटरी, व्हाट इज द रोल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, ये वाला पार्ट तो आपको पता होना चाहिए, कांट अवॉइड इट। तो जो CS 203 के रिक्वायरमेंट, CS के ये क्वेश्चंस क्या है। ओके, CS के क्वेश्चंस क्या है, रीड इट वेल। ERM के क्वेश्चंस क्या रहते हैं। ठीक है। बाकी रेपुटेशनल रिस्क भी होते हैं, यस, ये भी आप रीड कर सकते हो, पिछले पेपर्स में भी आपको मिल जाएगा थोड़ा बहुत रेपुटेशन के बारे में। रेपुटेशन रिस्क, यहाँ तक हो गया रिस्क का एक पार्ट। अब एक चैप्टर का टर्निंग पॉइंट आता है, यहाँ पे आप आते हैं डिस्कशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स। ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स क्या रहते हैं? ये ऑपरेशंस जो हम लोग डेली बेसिस पे करते हैं, और कई तरीके से हमारे कंट्रोल सिस्टम, जैसे आप दिन में आप क्या क्या काम करते हो और किस चीजों को कैसे कंट्रोल करके करते हो, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का पार्ट बनता है। तो रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्वाइटली रिलेटेड भी। ओके। अब इसके अंदर स्कोप ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल, ये याद रखना, और ये टेबल याद रखना। सर टेबल याद रखना है, बिल्कुल। अब एक आई रिमेम्बर एक रिसेंट केस स्टडी में आपको दिया था कि कंपैरेटिवली रिस्क रिस्क रजिस्टर कैसे बनेगा। अगर मैं आपको एक केस बेस देता हूँ तो रिस्क का एरिया, की रिस्क एरिया, रूट कॉज और मिटिगेशन, ये जो पॉइंट्स है ना, इसके बेसिस पे रिस्क रजिस्टर बने। तो आपको रिस्क का एरिया आइडेंटिफाई करना है, की रिस्क, रूट कॉज और मिटिगेशन, बस इससे रिस्क रजिस्टर बन जाए। ओके। इंटरनल कंट्रोल में इंटरनल ऑडिट इंपॉर्टेंट है, और इसमें इंटरनल ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी भूलना नहीं। ओके। इंटरनल ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी भूलना नहीं, किस चीज के लिए। बाकी इंटरनल ऑडिट क्यों चाहिए? वेल, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, अच्छा लगता है, क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स आ जाते हैं, इंडिपेंडेंट नेचर आता है, तो इंटरनल ऑडिट क्यों चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल। ओके, ये पार्ट भी देख के जाना। इंटरनल ऑडिट कौन करता है? इंटरनल ऑडिटर करता है। अच्छा, इंटरनल ऑडिटर इंटरनल ऑडिट करता है तो इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। सो ये पार्ट आप रीड कर सकते हो, रोल ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स क्या रहेगा। अब एक और टर्निंग पॉइंट आया, वो आया क्राइसिस के ऊपर। क्राइसिस क्या क्या है? जब रिस्क का लेवल एक लेवल से ब्रीच कर जाता है, जब मैनेजमेंट करना क्राइसिस के पार्ट में आता है। तो क्राइसिस मैनेजमेंट करने के लिए आपको टाइप्स ऑफ क्राइसिस याद रखने पड़ते। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्राइसिस? ठीक है। नेचुरल डिजास्टर होते हैं, टेक्नोलॉजिकल क्राइसिस हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल क्राइसिस होते हैं, रूमर्स स्प्रेड होती है। क्राइसिस को मैनेज कैसे करोगे? तो ये भी एक एरिया है जो क्राइसिस में आपको याद रखना। ओके, बिल्कुल अलग ही टॉपिक है ये। ऊपर रिस्क पढ़ा, फिर इंटरनल कंट्रोल पढ़ा, अब आप क्राइसिस पढ़ रहे हो। तो क्राइसिस के नेचर कैसे? ठीक है। अभी छोटा सा पार्ट था क्राइसिस का, क्राइसिस खत्म हो गया है यहाँ पे। अब आते हैं एक और रिस्क के एरिया में, जिसको बोलते हैं ESG बेस्ड रिस्क असेसमेंट। तो ESG बेस्ड रिस्क असेसमेंट का मतलब होता है, आप एनवायरमेंटल, सोशल रिस्क और गवर्नेंस रिस्क की बात करें। तो इसके अंदर ESG बेस्ड रिस्क असेसमेंट में सर मुझे क्या याद रखना चाहिए? आपको सिग्निफिकेंस याद रखना कि ESG बेस्ड रिस्क असेसमेंट में उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। ओके। सो कैसे ESG बेस्ड रिस्क बनेगा, कैसे वो चलेगा, उस सब के ऊपर।
बाकी एनवायरमेंटल रिस्क अपने हिसाब से ही रहता है। ओके, तो एनवायरनमेंट कैसे ऊपर नीचे होता रहता है, तो ईएसजी बेस में एक एक बेस खुलते जाएगा। ये बेस आप रीड करके रखना, एनवायरमेंटल रिस्क, क्योंकि आप ऊपर के चैप्टर्स में एनवायरनमेंट के बारे में काफी हद तक पढ़ चुके हो। सो स्पेशली ये रीड करके रखना अलग अलग तरीकों के। सोशल रिस्क के बारे में भी आप नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ते जाओगे, दैट इज सोशल रिस्क क्या होता है। तो यहाँ पे भी मैं इसको आपको रीड ओनली करने के लिए छोड़ दूंगा, कि इसको इतना इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट आने वाले 2 चैप्टर्स में आप बहुत डिटेल में पढ़ते हो उसको। एंड गवर्नेंस रिस्क को भी मैं रीड कर रहा हूँ, क्योंकि ऊपर के ऑलमोस्ट लाइक 6-7 चैप्टर्स में आपने गवर्नेंस के बारे में पढ़ लिया, और ईएसजी बेस्ड गवर्नेंस तो बहुत कुछ पढ़ लिया। ठीक है, अभी ये वाली केस स्टडी अगेन एक रीड वाली केस स्टडी है, पीएनबी स्कैम जो हुआ था नीरव मोदी का। तो जस्ट रीड इट, कई लोग यूट्यूब पे जाके वीडियो भी देख चुके हैं, मैंने भी वीडियो दिखाया था। सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि स्कैम हुआ क्या था, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने किस तरीके से नीरव मोदी के अंदर स्टैंड लिया था। तो इस केस में फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट आया था। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चनिंग में एज सच एक्सपेक्टेड नहीं है, दे कैन गिव यू सिनेरियो कि नीरव मोदी केस में कुछ आउटकम क्या हुआ था। ओके, फाइन। अब इसके साथ साथ इस ईएसजी बेस्ड रिस्क के अंदर क्या क्या चीजें, ठीक है। अच्छा, ये जो पार्ट पढ़ लिया ये पढ़ लिया, अब एक और नया एरिया शुरू हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट रिस्क। क्लाइमेट रिस्क का प्रोसेस, ये 6 स्टेप्स जो है ना, ये याद रख। और व्हाई डू वी नीड द क्लाइमेटिक फ्रेमवर्क। ओके, व्हाई डू वी नीड द क्लाइमेटिक फ्रेमवर्क, ये अपने आप में क्लाइमेट रिस्क यहाँ पे खत्म हो गया, यस। तो यहाँ पे आके क्लाइमेट, यहाँ पे ये खत्म हो जाता है और आप क्लाइमेट रिस्क के बारे में पढ़ो। क्लाइमेट रिस्क की कंटिन्यूटी के साथ ये अभी आपको बीसीपी पढ़ना पड़ेगा, ये यहाँ पे खत्म हो गया। तो बीसीपी एक अलग चीज है, यस, बीसीपी एक अलग चीज है, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान्स, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, बिजनेस के इम्प्लीकेशंस कैसे हैं। तो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान आपको पूरा पढ़ना है, जी हाँ, बिकॉज ये अपने अपने केस स्टडीज में आराम से फिट होने वाला सब्जेक्ट। तो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान्स क्या होते हैं, स्ट्रैटेजीज कैसे बनाते हैं, बिजनेस के स्टेप्स क्या लेते हैं, तो यहाँ पे आपको स्टेप्स मिल जाएंगे बिजनेस कंटिन्यूटी के। डेटा असेंबल करना, ओके, इंश्योर के सेफ्टी वेलबींग हर किसी का अच्छे से चल रहा हो, प्लस ये भी इंश्योर करना कि हम लोग अच्छे से आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। अंडरस्टैंड करो कंपनी के रिस्क के प्रोफाइल्स क्या है। ओके, ये सब चीजें डेटा कंट्रोल बीसीपी प्रोसेस। बीसीपी का प्रोसेस स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 के बाद आके यहाँ पे फिनिश हो जाता है। और इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे तो क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान। क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान एक और अलग एरिया है। ओके, तो ये एरिया अच्छे से पढ़ के जाना, व्हाट इज द क्राइसिस मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स, क्राइसिस मैनेजमेंट के तरीके क्या है। ओके, सो दैट इज अनदर एरिया ऑफ डिस्कशन। क्राइसिस मैनेजमेंट स्टडी इसलिए करना है क्योंकि 3 एरियाज होते हैं, क्लाइमेटिक, दैट इज बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, द क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान, ओके, और क्राइसिस कैसे आएगा तो हैंडल करेंगे, और डिजास्टर रिकवरी प्लान। ये 3 बेसिक एरिया होते हैं जो एक चीज से जुड़ते हैं। ओके, दैट इज हाउ डू वी रन अ बिजनेस इन टर्म्स ऑफ क्राइसिस। सो क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान अपने आप में एक प्लान है, इंपॉर्टेंट एरिया है। और इसके क्राइसिस मैनेजमेंट के जो असेंशियल फीचर्स हैं, स्पेशली ये नीड ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट रीड कर सकते हैं, बाकी असेंशियल फीचर ज्यादा है। यस बैंक ने इस क्राइसिस को मैनेज किया था, तो ये केस स्टडी आप रीड करना चाहो तो रीड कर सकते हो। ओके, यस बैंक ने इसको मैनेज किया था, तो इसके ऊपर रीडिंग करके जा। बाकी जैसे मैंने आपको बताया था, 3 एरिया है, बिजनेस कंटिन्यूटी, क्राइसिस मैनेजमेंट। एक एरिया आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिजास्टर रिकवरी। तो ये इसके एग्जैक्ट बात के बाद है, हाउ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनेजमेंट, ये, हाँ, ये आया डिजास्टर रिकवरी प्लान, डीआरपी। ये अगेन एक एरिया है। तो जैसे यस बैंक का केस स्टडी देख के आपको ये तीनों एरिया के बारे में पूछा जा सकता है, कोई और केस स्टडी देख के ये तीनों एरिया कैसे कनेक्टेड है, तो डिजास्टर रिकवरी में क्या करोगे, क्राइसिस मैनेजमेंट पे क्या करोगे। ओके, वो समझना। और ये भी समझना क्रिटिकल कंपोनेंट्स क्या है डिजास्टर को रिकवरी करने के हिसाब से, उसके एलिमेंट्स को, टू रीड इट वेल, व्हाट आर द एलिमेंट्स। एक डिजास्टर रिकवरी प्लान कैसे क्रिएट करता है, डिजास्टर रिकवरी प्लान की क्रिटिकल ऑपरेशंस क्या है, रिसोर्सेज एम्प्लॉयमेंट क्या है, सेटबैक्स कैसे लेते हैं, हाउ डू यू मेंटेन द डीआरपी फ्लोज। ओके, और इंपॉर्टेंट एरिया अब आया, ये प्लानिंग में तीनों एरिया आपस में कैसे जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द बीसीपी, सीएमपी एंड डिजास्टर रिकवरी। इसलिए मैं आपको बोला क्राइसिस मैनेजमेंट में ये तीनों एरिया कंबाइंड आते हैं। तो ये रिलेशनशिप समझने का है, और ये रिलेशनशिप भी समझाया जा रहा है एग्जाम्पल के थ्रू, कि एक नेचर में एक फाइनेंस मैनेजर कैसे एक
डिजास्टर रिकवरी प्लान और बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान को पहले वो फॉलो करेगा, फिर वो एक पर्टिकुलर नेचर को समझेगा, अगर जरूरत पड़े तो क्राइसिस मैनेजमेंट पे आएगा, और डिजास्टर तो लास्ट ऑफ द लास्ट रिसोर्सेज है, तब वो देखेगा। तो ये पूरा केस स्टडी का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, रीड इट वेल, एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि किस तरह से तीनों प्लानिंग को यूज करते हैं। यहाँ पे आने के बाद क्राइसिस ओवर, क्राइसिस का कंसेप्ट ओवर। अब आते हैं साइबर रिस्क एरियाज। तो रिस्क में अलग अलग पैरामीटर्स थे, एग्जैक्टली तो उसी पैरामीटर्स के हिसाब से चल रहे हैं, कहाँ रिस्क शुरू किया और कहाँ पे यहाँ पे पहुंच गए। तो अब हम साइबर रिस्क की बात करते हैं। साइबर रिस्क भी अपने अपने एक्टिव रिस्क एरिया में है, और काफी सारा डेवलपमेंट हो चुका है साइबर्स का। ओके, आप चाहिए तो हिस्टोरिकली ये बातें याद रख सकते हो, जैसे 1980s में क्या था, 1990s में क्या था, ईयर 2000 में क्या था, 2010 में क्या है, 2020 में क्या है। ओके, हाँ ये एरिया आपको याद रखना है, साइबर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है क्या, और ये किस तरीके से यूज कर सकते हैं। बिकॉज क्या है, हर एक इंडस्ट्री, ऑलमोस्ट हर एक इंडस्ट्री साइबर रिस्क के थ्रू जा रही, तो आप चाहो नहीं चाहो हमें साइबर रिस्क तो लगेगा ही लगेगा। सो ये आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना रिस्क को, इवेल्युएट करना कैसे ट्रीट होगा, प्रायोरिटाइज करना, प्लस उसके अंदर आने वाले टाइम में डिसाइड करना क्या क्या चीजें लगेगी, और प्लस उसके साथ उसको ट्रीट, टॉलरेट, ट्रीटमेंट देना, ये सब साइबर रिस्क का पार्ट है। और साइबर रिस्क के अपने ही मेजर्स होते हैं। ठीक? ये साइबर रिस्क के अपने ही मेजर्स होते हैं। सो अलग अलग जगहों पे साइबर रिस्क लगता है, जैसे लीगल मेजर्स, टेक्निकल मेजर्स, ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स, ओके, कंपनी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर्स होते हैं, और कोऑपरेशन में साइबर रिस्क के ऊपर एक टाटा स्टील का एनालिसिस दिया था पूरे रिस्क मैनेजमेंट गवर्नेंस के हिसाब से। ये लीड वाला केस है कि अलग अलग एरियाज ऑफ रिस्क एक इंडस्ट्री कैसे रिकॉग्नाइज करती है। टाटा स्टील के केस स्टडी से, जो उनके एनुअल रिपोर्ट से लिया गया था, मैक्रो रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क और मार्केट रिलेटेड रिस्क। तो आपको एक केस स्टडी, डिटेल केस स्टडी दी जा सकती है। ओके, क्लाइमेट रिस्क एंड पीपल रिस्क, और इसके अंदर आपको ये पूछा जा सकता है कौन कौन से रिस्क आपको दिख रहे हैं। आप समझा, अगर मैं किसी भी एनुअल रिपोर्ट की कंपनी के डिटेल केस स्टडी दूं कि कंपनी में ये हो रहा है, अप्स हो रहा है, ये डाउन हो रहा है, तो आपको कौन कौन से केस स्टडीज इसमें दिख रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा पार्ट आप यहाँ पे रिस्क एनालिसिस में ले सकते हो। ओके, टाटा स्टील का केस। उसी तरह डिटेल केस स्टडी, एक्चुअल एनालिसिस इस चैप्टर में आती है, वो आती है मैरिको इंडस्ट्रीज। बहुत ही डिटेल एनालिसिस के साथ था मैरिको इंडस्ट्रीज का केस। अगेन रीड वाला ही पार्ट है, रिस्क को आइडेंटिफाई करना, क्वांटिफाई करना, प्लान आउट करना, मॉनिटर करना। ओके, और फिर उन्होंने पूरा मैरिको इंडस्ट्रीज की डिटेल एनालिसिस कर डाली, इस स्ट्रेटेजिक लेवल पे क्या क्या रिस्क मैरिको इंडस्ट्रीज को दैट इज मिल रहा है, और उसके अंदर क्या क्या रिस्क के एलिमेंट्स आ रहे हैं। ओके, अब ये जितने भी टाइप है, और ये देखो रिस्क रजिस्टर जैसा बन गया, टाइप ऑफ रिस्क मिटिगेशन कैसे करेंगे, कौन इम्पैक्ट आता है। तो मेरिको इंडस्ट्री ने एक रजिस्टर डेवलप किया कि उनके अलग अलग तरीकों के रिस्क क्या है। अगर आपको पढ़ना है तो ये टाइप्स ऑफ रिस्क पढ़ के रखना, कॉम्पिटिटिव रिस्क होते हैं, ये रिस्क होते हैं, ये सब, बिकॉज एग्जाम में ये डिस्क्रिप्शन वगैरह, ओके, ये आपको केस को देखते हुए लिखना है। बाकी ये याद रखना टाइप्स कौन से, हर एक इंडस्ट्री के अपने तरह के टाइप्स होते हैं। ओके, फिर मैरिको इंडस्ट्री के अंदर फाइनेंशियल एरियाज के रिस्क क्या है, ये भी मैरिको इंडस्ट्री का एग्जाम्पल कंटिन्यू हो रहा है। तो फाइनेंशियल नेचर ऑफ रिस्क क्या है, कौन से ऑड्स है, कंज्यूमर्स की डिमांड्स को कैसे मिलना, कैश फ्लो कैसे जनरेट होगा, क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं। ओके, अगेन आपको पढ़ना है तो टाइप्स ऑफ रिस्क में ये इंटरेस्ट रेट्स, ये सब चीजें जो फाइनेंशियल रिस्क के एरियाज में आते हैं, इन टाइप्स को याद रखोगे तो चलेगा। साइबर सिक्योरिटी, मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क। ओके, फिर मैरिको इंडस्ट्रीज का ऑपरेशनल रिस्क, ये पूरा केस डिटेल मैरिको को डिस्कस कर रहा है। चैलेंजेस उन्होंने क्या क्या फेस किए अलग अलग नेचर्स में। ओके, कैसे कॉम्प्लेक्सिटीज आई, कैसे ऑपरेशनल नेचर आया, तो इन सब के बारे में, कमोडिटी रिस्क उसमें कवर हो रहा है। तो ओके, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कवर हो रही है, परफॉर्मेंस रिलेटेड रिस्क कवर हो रहा है, ये सब चीजें उसमें आती है। प्लस उसके साथ साथ रिस्क के गवर्नेंस एरिया, नॉन कंप्लायंस के एरिया क्या है रिस्क के अंदर, वायलेशंस किस किस नेचर का आता है, तो ये सब चीजें भी कवर हो रही है। एनवायरमेंटल नेचर्स में भी रिस्क मैरिको में क्या क्या है, ये अगेन मैरिको चल रहा है। तो एयर कंटामिनेशन, टॉक्सिक नेचर्स और डिजीज वगैरह कैसे होंगे, और इसके लिए उन्होंने रजिस्टर डेवलप किया कि क्या क्या चीजें उनको फेस करनी पड़ सकती है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के हिसाब से। ओके, जैसे डिस्ट्रप्शन ऑफ क्लाइमेट चेंज, एडवर्स इम्पैक्ट फेस करना पड़ सकता है, हैंडलिंग ऑफ प्लास्टिक रिस्क। सोशल नॉर्म्स में भी मैरिको इंडस्ट्रीज को काफी चीजें फेवर्स फेस करनी पड़ सकती है, जैसे टैलेंट एक्विजिशन, कम्युनिटी नेचर्स, फेलियर टू मीट द प्रोडक्टिविटी रिक्वायरमेंट्स, कई नेचर्स में वो मैरिको इंडस्ट्रीज।
तो यहाँ पे आके मैरिको इंडस्ट्रीज का बेसिक रिस्क खत्म होता है। तो ये जो पीछे का पार्ट है, ये लोग ने केस स्टडी दे दे के पूरा रिस्क की एनालिसिस की हुई। प्लस इसके साथ साथ अब आते हैं इन्फोसिस के रिस्क, तो मतलब यहाँ पे ये पार्ट खत्म हुआ। अब आप इन्फोसिस के रिस्क के बारे में बात करें। वाटर स्कैरसिटी का एक एरिया बैंगलोर के थोड़ी दूर जाके इन्फोसिस ने फेस किया था, और कैसे इस स्कैरसिटी नॉर्म को मीट करते हुए इन्फोसिस ने उसको अपने लिए एक एडवांटेज पॉइंट बना दिया, ताकि कॉम्पिटिटर्स दूर दूर तक नहीं आ सके। तो इन्फोसिस ने 15 इयर्स ऑफ स्टडी की, ईआरएम वाटर स्कैरसिटी के एरिया को स्टडी किया। अगेन एग्जाम के हिसाब से आई वुड से जस्ट रीड इट, ये पीछे की केस स्टडीज आई वुड से जस्ट रीड इट, बाकी ऊपर के सारे पॉइंट्स पढ़ के जाना, बाकी आपकी फ्रेमिंग के हिसाब से बस देखना काइंड ऑफ रिस्क क्या कवर कर रही है। ओके, सिचुएशन वाटर स्कैरसिटी ली है, अब इन्होंने ईआरएम मेजर्स लिए और ये समझा कि वाटर को कंजर्वेशन कैसे करना है, वाटर रेनफॉल साइकिल कैसे थी, हार्वेस्टिंग कैसे करनी है, वाटर के पानी को जमा कैसे करने का, ओके, मॉनिटर कैसे करने का रेनफॉल के हिसाब से, और बिजनेस आउटलुक कैसे डेवलप करने का। तो ये सब देखते हुए उन्होंने ये पूरा डेवलपमेंट किया। ओके, उसी तरह रिस्क मैनेजमेंट अलग अलग एरियाज में जाता है। जैसे यहाँ पे एक केस स्टडी दी हुई है बैंकिंग रिस्क, जिसमें टीडी बैंक, टोरंटो बैंक के बारे में बात की गई है, कनाडा का एक बैंक था। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सामने उसने कैसे एक रिस्क के नेचर को फेस किया है। ट्रेडवे कमीशन जब ने एक्शन के बारे में पॉइंट्स या कोर्सों के नॉर्म्स को मीट नहीं करते हुए, बैंक ने अपने रिस्क एपेटाइट को मीट करते हुए ईआरएम फ्रेमवर्क डेवलप किया और अप्रोप्रिएट मेजर्स कैसे लिए। ओके, दीज वर द अप्रोप्रिएट मेजर्स व्हिच वाज टेकन बाय द बैंक फॉर दिस डेवलपमेंट। ओके, तो रिस्क के हिसाब से ये एक एरिया था बैंकिंग इंडस्ट्री में, कि एग्जाम्पल के किस तरीके से टीडी बैंक ने रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, ओके, मीट करने के लिए 3 लाइन ऑफ एक्टिविटीज डेवलप की। एक और एरिया जो आप रीड करके जा सकते हो, दैट इज ओके, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में रिस्क मैनेजमेंट कैसे होगा। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में रिस्क मैनेजमेंट का एरियाज की बात करूं, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में रिस्क मैनेजमेंट की बात करूं तो काफी सारे एरियाज में रिस्क मैनेजमेंट आता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इन्होंने जो एग्जांपल कैरी किया है वो है, दैट इज सिड्रा प्यूरोटो रिको का, ब्रिटेन जीएसके का। ओके, तो ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन करके एक कंपनी हुआ करती थी जीएसके, उसके ऊपर का रिस्क मैनेजमेंट लिया है। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्लान कैसे हो गए, प्लस उसके साथ उन्होंने गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में जो कमी होती थी, जिसको हम लोग बोलते हैं सीएमपीजी, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग, यूएस के एलिगेशंस क्या क्या लगे थे, इन्होंने कैसे उस चीज को मैनेज किया, ईआरएम को कैसे बिठाया फूड प्रोसेसिंग रेगुलेटरी इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो ये पूरा एरिया उसका था। ये पूरा डिटेल डिस्कशन हम लोगों ने किया है। एक बार इसको रीड करके जाना पीछे के केस स्टडी, और केस स्टडी याद नहीं रखने, केस स्टडी में छुपा हुआ टाइप क्या था, छुपा हुआ तरीका क्या था, उन्होंने किया क्या, बस वो ध्यान रखना है। क्योंकि एग्जाम में अगर आपको एक सिचुएशन देंगे तो उसमें मेरे को करना क्या है, मुझे इसके सजेशंस क्या देने, वो आपसे पूछेंगे। दे वोंट आस्क यू द केस स्टडी, दे विल आस्क यू व्हाट डू यू थिंक यू शुड बी डूइंग इन दिस। एंड another area in risk and insurance, so Zurich का इंश्योरेंस ग्रुप स्विट्जरलैंड का था, फेमस ग्रुप। इन्होंने भी रिस्क फेस किया था, और इन्होंने भी अपने उधर टॉलरेंस लेवल और ईआरएम लेवल को फेस करते हुए देखा कि रिस्क को मिटिगेट कैसे करते हैं, रेगुलेटरी एक्शंस हो रही थी, तो इसको डिस्कवर करते हुए रिस्क को कैसे कम करेंगे उसके ऊपर स्टडी की थी। ओके, इसको छोड़ के और भी कई रिस्क एरिया, जैसे यहाँ पे एक और मेडिकल इंडस्ट्री हिट बाय रैंसमवेयर, तो इसके अंदर भी रिस्क के अपने एरिया डेवलप हुए थे, साइबर चैलेंजेस हुए थे। मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर काफी सारे लोगों का डेटा होता है, तो वो डेटा कैप्चरिंग हुए थे। और एक उसने क्या किया था, जिसने हैक किया था उसने सारा डेटा पिक्चर्स के फॉर्म में स्टोर कर दिया। तो एज अ रिजल्ट डेटा एक्सपर्ट को बुलाया गया, तब मालूम पड़ा कि थर्ड पार्टी एक्सेस हुआ था और किसी एम्प्लॉय से गड़बड़ हुई। तो उन्होंने मेजर्स के तौर पे बताया कि एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा, एम्प्लॉय अवेयरनेस प्रोग्राम देना पड़ेगा, डिजास्टर बेनिफिट। तो एक्चुअली हम लोगों से ये जो एक्सपेक्ट किया जाता है वो ये है कि हम लोग क्या क्या चीजें सजेस्ट करते हैं, ईमेल फिल्टर सजेस्ट करते हैं, फायरवॉल सजेस्ट करते हैं, मॉनिटरिंग स्टाफ, ताकि ये कोई इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस भी लेके रखो ताकि हम सजेस्ट कर सके क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए। उसी तरह एक और केस डिस्कस किया था कि फिशिंग पासवर्ड्स का। ओके, साइबर अटैक्स हुए थे, छोटा सा केस था, साइबर अटैक हुआ था।
और लॉगिन डेटा वगैरह स्टोलन हो गए थे, कार्ड नंबर स्टोलन हो गए, साइबर क्रिमिनल ने एक अपर हैंड लेके डेटा ले गया। अब क्या करें? तो हमें एम्प्लॉयज को समझाना पड़ेगा कि कैसे इसको स्टॉप किया जा सकता है, और किस टीचर पे एम्प्लॉयज को कांटेक्ट किया जाता है, इसके एम्प्लॉयज को कौन सी वेबसाइट्स पे नहीं जाना चाहिए, रेमेडियल मेजर्स कैसे लिए जाएंगे, ये सब चीजें यहाँ पे। प्लस इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड वीक पासवर्ड का केस था, जिसमें इंडस्ट्रियल केस था, जिसमें ये समझ में आया था साइबर सिक्योरिटी रिस्क कैसे इंडस्ट्रियल पासवर्ड्स कैसे कॉम्प्रोमाइज किए गए थे, थर्मोस्टेट कंपनी के अंदर कैसे नेटवर्क अपग्रेडिंग के समय गलत काम हो गया था। अब डेटा स्टोलन हो गया, उसके लिए हम क्या करें? तो यहाँ पे मेजर्स दिए गए थे कि आपको अपग्रेड करना चाहिए पॉलिसी को। यू हैव टू कंडक्ट रेगुलर एम्प्लॉय स्क्रूटनी, चेक करो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है कि नहीं, पासवर्ड अपग्रेडेशन चीजें, ये सब चीजें आपको सजेस्ट की गई थी। ओके। बाकी फाइनेंशियल रिस्क के हिसाब से यूएसएए का केस जो फाइनेंशियल रिस्क में कवर किया गया था। ओके, कंप्लायंस के नाम पे ये सारे केसेस है, तो 20 मार्क के अंदर पक्का समझ लेना एक क्वेश्चन तो आपको केस बेस आएगा। ओके, 10 मार्क का केस बेस होगा, 10 मार्क का डायरेक्ट पूछे, हो सकता है पूरा 20 मार्क की केस बेस पूछे। तो यू कैन एक्सपेक्ट। तो यूएसए डबल बैंकिंग इंडस्ट्री फाइनेंशियल क्राइम्स जो उन्होंने फेस किया, और किस तरीके से उन्होंने नॉर्म्स मीट नहीं किए थे, जो मिनिमम एसेट लाइबिलिटी करेक्शन नॉर्म्स थे, और उसके साथ साथ एफएसबी का रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं किया, वीक रिपोर्टिंग चल रही थी, एसेट अंडर लाइबिलिटी रिस्क मैनेजमेंट नहीं मेंटेन हुआ, जिसके वजह से कोविड का इम्पैक्ट इस इंडस्ट्री की पानी पर। और चाइना का ये बहुत बड़ा केस हुआ था, चाइना एविएशन जो हुआ एक्चुअली सिंगापुर की कंपनी का था, जो सिंगापुर में एस्टेब्लिश थी। और इस कंपनी ने स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा फ्लो देखा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में गलत इन्वेस्टमेंट्स कर, उसे लगा फ्यूल प्राइसेस ऊपर जाएंगे, और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स करके फ्यूल प्राइसेस, जेट फ्यूल प्राइसेस इतने ड्रामेटिकली चेंज हुए कि सारा ऑप्शन ही बिगड़ गया। तो दैट वाज द एंटायर डिस्कशन ऑफ दिस केस। ओके, ऑप्शंस बिगड़ गया, अप्स एंड डाउन्स हो गए, लॉसेस जनरेट हो गए, और ये पूरा केस आपने उसी नेचर में देखा है। ओके, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स मीट हुई, मीट नहीं हो रही थी, इतने बिलियन का लॉस हो गया, पेनल्टीज जनरेट हो गई। चाइना के एविएशन होल्डिंग ने पहले छुपाने की कोशिश की, लेकिन बाद में नहीं छुपा पाए, पेनल्टीज को इम्पोज किए गए, और क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स देखो। ओके, ये देखते ही समझ में आता है ये पूरा केस क्या था, डिटेल स्टडी की थी इसकी, काओ का फेसिंग कैसे हुआ, डिस्क्लोजर्स हुए। ओके, और कोलैप्स के रीजंस क्या थे, व्हाट वाज द कॉजेस ऑफ कोलैप्स, और की टेक अवे, तो ये की टेक अवे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, इसी तरह जेपी मॉर्गन ने जब ध्यान नहीं दिया अपने क्रेडिट पोर्टफोलियो के ऊपर, तो ये केस आया था। अगेन ये केस रीड केस ही है, डोंट स्टडी द केस एज इफ यू हैव टू लर्न समथिंग, जस्ट रीड इट। पीरियोडिक प्रीमियम्स पे नहीं हुए थे, और लोगों से दिया गया पैसा, सिंथेटिक क्रेडिट पोर्टफोलियो बनाया गया था अलग अलग पोर्टफोलियो के कॉम्बिनेशन से, और कई लोगों से पैसा रेस करके एक अच्छा खासा ग्रुप चल रहा था। हुआ क्या कि मार्केट के इन्वेस्टमेंट्स में इन्होंने गलत तरीकों से इन्वेस्टमेंट्स कर दी, और इतना ही नहीं, अपने मेन हेड ऑफिस से ये सारी बातें छुपाई, और इन्होंने जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो थे, जो हेड थे रिपोर्टिंग का, उसी को चेंज कर दिया। एज अ रिजल्ट पूरा का पूरा स्कीम ही गलत चला गया। ये देखो यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, लॉन्च हुआ लास्ट क्वार्टर में, ट्रेडिंग लॉसेस हुए, टेम्पररी अप्रूवल्स थे, इन्होंने वैल्यूएशन स्कीम चेंज कर दी, नोशनल लॉसेस जो थे उसको अलग तरीकों से बुक करना शुरू कर दिया। ओके, और वहाँ के जो हेड ऑफिस के पर्सन थे ट्रेडिंग वगैरह, उनको ये बातें नहीं बताई। जेपी मॉर्गन बैंक को गलत इंफॉर्मेशन और गलत बिलीफ में रखा कि हम लोग अच्छा दिखा रहे हैं, लॉसेस को हाइड किया, उसे दिखाई नहीं। एज अ रिजल्ट, ओके, एज अ रिजल्ट इसका इम्पैक्ट बहुत भारी पड़ा, इम्पैक्ट बहुत भारी पड़ा, क्योंकि एक्चुअल डेटा कभी ना कभी तो बाहर निकलना ही था। तो वजह की बात है, न्यूज़पेपर वॉल स्ट्रीट जर्नल और बुमिंगटेल वालों को पता चल गया लंदन वेल क्राइसिस क्या था, और डिटेल रिपोर्ट पब्लिश हुई, डिटेल मतलब पूरा पेज वाली रिपोर्ट। फाइनली सबको मालूम पड़ा, लोगों ने पैसा मांगा, ह्यूज पेनल्टी इम्पोज हुई, और बैंक ने अपने कंपनी को बचाने के लिए ह्यूज पेनल्टी पे की, जेपी मॉर्गन बैंक ने। उन्होंने अपना मेथड्स गलत यूज हुए थे, वैल्यूएशन गलत हुई थी, इन सबको माना, और अपने मैनेजमेंट को चेंज करने के बारे में बात हुई। ये काफी सारी चीजें लंदन विल के एपिसोड में बाहर निकल के आई। ओके, एब्सेंस ऑफ रेगुलेटरी कंट्रोल था, लंदन विल इनएक्सपीरियंस क्वालिफाइड पर्संस को हायर किए गए थे, प्लस क्वांटिटेटिव एनालिसिस यानी वेरिएशन मॉडल्स को चेंज कर दिया गया एंड पॉइंट पे, एंड रिपोर्टिंग लाइंस को, जो रिपोर्ट करने थे मेन बॉडी को, उसी को चेंज कर दिया गया, एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट हो गए। ओके, और उसके साथ साथ
इनएडिक्वेट कंट्रोल्स थे, प्राइसिंग डेफिशिएंसीज चल रही थी। लंदन वेल के पूरे इवेंट को आप ये देख सकते हो, ये पूरे इवेंट को जब उन्होंने रिपोर्ट किया तो ये सारे इवेंट्स बाहर आ गए, डिटेल्ड डिटेल्ड चीजें आई थी। फाइनली पेनल्टीज इम्पोज हुई और रिजल्ट क्राइसिस। सो ये पूरा केस स्टडी, ये पूरा रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट आपको देखने को मिलता है। ओके, लेकिन अगर आप एग्जाम के क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दो तो इंस्टेड ऑफ केस स्टडी इनके क्वेश्चंस काफी हद तक यही थे जो मैं आपको डिस्कस कर रहा था। आरएमसी क्या होते हैं, कंट्रोलेबल रिस्क क्या होता है, ओके, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल रिस्क क्या होते हैं, एंड फ्रॉड रिस्क क्या है, बीसीपी बीएमपी डिजास्टर प्लान्स क्या होते हैं, ये सब थ्योरी के हिसाब से डायरेक्ट है। तो इन सबको अच्छे से लर्न करके जाना जो केस स्टडी के पार्ट नहीं है। केस स्टडी से भी ओवरव्यू के हिसाब से रीड करके जाओगे ना तो भी काफी हो जाए। ओके, क्लियर। बट 20 मार्क का चैप्टर है, कॉम्प्रोमाइज मत करना, रीड तो करना ही। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर की उधर चलते हैं और नेक्स्ट चैप्टर में काफी सारी चीजें और भी समझने को। लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, एंड सस्टेनेबिलिटी वाला चैप्टर शुरू हो गया। तो दिस इज एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग एंड सस्टेनेबिलिटी। ये दो चैप्टर मिला के 15 मार्क्स है, 19 चैप्टर एंड 20 चैप्टर। पहला चैप्टर सस्टेनेबिलिटी की बात करता है और 20 चैप्टर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग की बात करता है। ओके, इस चैप्टर के 3 पार्ट्स हैं, ये देखिए 3 पार्ट्स हैं। सस्टेनेबिलिटी ऑडिट, ईएसजी रेटिंग और इमर्जिंग मैंडेट्स फॉर द गवर्नमेंट रेगुलेटर्स। ठीक है, तो 3 पार्ट्स के हिसाब से याद रखना कि कौन सी चीज, अगर आपको सस्टेनेबिलिटी पूछा है तो कौन से पार्ट की क्वेश्चनिंग होगी, उसके हिसाब से आप इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, अब सस्टेनेबिलिटी की जहां तक बात करूँ तो सस्टेनेबिलिटी आगे आने वाले एनवायरनमेंट के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से क्या क्या थी, तो इस चीज को याद रखना। ओके, सस्टेनेबिलिटी आई वुड से स्टार मार्क करूंगा, इसे याद रखना है। सो सस्टेनेबिलिटी का अंडरस्टैंडिंग क्या था, सस्टेनेबिलिटी की रिक्वायरमेंट क्या जनरेट हो रही थी, पीपल प्लानिंग एंड प्रॉफिट ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच कैसे डेवलप हो रहा था, और धीरे धीरे लोगों का सस्टेनेबिलिटी की तरफ इंक्लिनेशन बढ़ रहा था, प्लस सस्टेनेबिलिटी ऑडिट की रिक्वायरमेंट्स जनरेट होती जा रही। ओके, ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से सस्टेनेबिलिटी ऑडिट एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बनते जा रहा था और पब्लिक का ट्रस्ट अब सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ज्यादा आते जा रहा है। ओके, अब सस्टेनेबिलिटी ऑडिट होता क्या है, वेल ईएसजी, ये सस्टेनेबिलिटी ऑडिट एक या दो डेफिनेशन भी काफी होगा ये समझाने के लिए कि सस्टेनेबिलिटी ऑडिट होता क्या है। क्लियर। सस्टेनेबिलिटी ऑडिट की राइज होने के पीछे कई सारे रीजंस होते हैं। धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स में अप्स एंड डाउन देखते हुए लोग डरते थे। एज अ रिजल्ट कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप हुए हैं जिन्होंने सस्टेनेबिलिटी के ऊपर इंसिस्टेंस दिया, और वो इंसिस्टेंस लोगों ने पसंद किया, जिसके वजह से कई सारे स्टैंडर्ड्स डेवलप हुए और इसीलिए सस्टेनेबिलिटी ऑडिट की नीड अराइज हुई। तो ये वाला पार्ट जरूर पढ़ के जाना, व्हाट वाज द राइज और द इवोल्यूशन ऑफ द सस्टेनेबिलिटी, इसके लीड क्यों राइज। सस्टेनेबिलिटी ऑडिट में हम लोग कवर क्या करते हैं, क्या क्या चीजें, हम चीजों को प्लान करते हैं, हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, रिपोर्ट जनरेट करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सस्टेनेबिलिटी ऑडिट का फ्रेमवर्क इस तरीके से बनता है। इसका फ्रेमवर्क इस तरीके से, क्लियर। सो दैट इज व्हाट प्लानिंग एंड सस्टेनेबिलिटी ऑडिट इज ऑल अबाउट। प्लस प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑडिट कैसे रहेगा। देखो, सस्टेनेबिलिटी ऑडिट का प्रोसेस की जहाँ तक बात करो, कंडक्टिंग द सस्टेनेबिलिटी ऑडिट, आप सस्टेनेबिलिटी के कंटेक्स में आप एक प्लान बनाओ कैसे ऑडिट होगा। मतलब अगर आपको कभी किसी क्वेश्चन में पूछे हाउ डू यू कंडक्ट द सस्टेनेबिलिटी ऑडिट, तो ये बातें ध्यान रखना, सस्टेनेबिलिटी ऑडिट विल बी कंडक्टेड इन फॉलोइंग मैनर। ओके, एक प्लान बनाओ, डेटा गैदर करो, रिपोर्ट जनरेट करो, इम्प्लीमेंट करो और उसको करो। ये पूरा पार्ट आप यहाँ पे भी देख सकते हो, दिस हाउ यू डू द सस्टेनेबिलिटी ऑडिट। और फिर इसमें आता है सर ये सस्टेनेबिलिटी ऑडिट, अगर अभी एग्जाम में अगर मैं आपको ये केस स्टडी दूं,
कि एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके अंदर इंप्रूवमेंट करना है, सस्टेनेबिलिटी ऑडिट कंडक्ट के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, तो आप ये डेटा जो ऊपर लिखा है वही चीजें डिस्कस कर सकते हो। डिफाइन द स्कोप, गैदर द डेटा, सो एंड सो। ओके, तो इस तरह सस्टेनेबिलिटी का रिक्वायरमेंट्स किसी ने किया है, यस, यूनिलीवर, नाइकी, गूगल, कोका कोला, इन सब ने ऑडिट्स करवाए हैं और ऑडिट्स के रिपोर्ट जनरेट हुए हैं। ये ऑडिट रिपोर्टिंग जो जनरेट हुए हैं किस तरह से यूज हुए हैं, वेल यूजिंग के हिसाब से द रिपोर्ट टिपिकली इंक्लूड फॉलोइंग की एलिमेंट्स। एग्जीक्यूटिव की समरी, बैकग्राउंड क्या रहेगा, मेथोडोलॉजी कैसे ली जाएगी, ओके, की फाइंडिंग्स क्या रहेगी और रिकमेंडेशन क्या रहेगी, तो यहाँ पे यूज हुए थे। अच्छा, ओलंपिक्स होने से पहले भी सस्टेनेबिलिटी ऑडिट के ऊपर चाइना ने, ओके, टोक्यो ओलंपिक्स से पहले कई तरह के सस्टेनेबिलिटी ऑडिट्स किए थे। इनफैक्ट ये पार्ट अभी भी देखा जाता है कि अगर ओलंपिक गेम्स होंगी तो सस्टेनेबिलिटी ऑडिट, पहले दो ऑडिट जो हुए थे दो नेशन के, उससे मालूम पड़ा था कि दो नेशन ने सस्टेनेबिलिटी इंडेक्सिंग पे बहुत खराब परफॉर्मेंस किया और कुछ एक नेशन ही थे। इसलिए वजह से अभी क्राइटेरिया डेवलप किया है कि जब तक जो नेशन सस्टेनेबिलिटी इंडेक्सिंग को मीट नहीं करेगा उसको हम लोग ओलंपिक एजेंडा यानी ओलंपिक होल्ड करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। यूनाइटेड नेशंस ने इस चीज को अप्रूव किया हुआ है और एज अ रिजल्ट सस्टेनेबिलिटी इंडेक्सिंग के हिसाब से द डेफिनेशन ओलंपिक्स गेम के लिए ऐसे डेवलप की कि कितने विजिटर्स फुटप्रिंट है, ब्लूप्रिंट है, बजट क्या है, ये सब पूरा डेटा डायग्राम सस्टेनेबिलिटी ओलंपिक्स गेम के हिसाब से डेवलप किया गया। ओके, और इसके अंदर सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बीजिंग ओलंपिक्स का पूरा असर पड़ा था। द केस स्टडी, बीजिंग ने अपने ही स्टेडियम को कैसे डेवलप करके सस्टेनेबिलिटी की रिक्वायरमेंट मीट करके ओलंपिक किया था, ये एक चैलेंज था लेकिन करके दिखाया। ओके, और ऑडिट के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, देखो यही हुआ था, ये याद करने में, यही हुआ था कि लोगों को जब डर लग रहा था कि कैसे होगा आने वाले टाइम में, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन GRI स्टैंडर्ड्स, ये सब ऑर्गेनाइजेशन लोगों के डर को देखते हुए डेवलप होते गए और उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ पार्लेंस दिए कि इस तरीके से हम लोग सस्टेनेबिलिटी ऑडिट्स करेंगे और आपको हम एश्योर करते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में लगा हुआ पैसा, आपके साथ जो एम्प्लॉयज जुड़े हुए हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब के लिए अश्योरेंस हमारी है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन इस नेचर में डेवलप होते गए, ये लोग ने अश्योरेंस दी और इसकी ऑडिट रिक्वायरमेंट लोगों ने माना, इसलिए और कंपनियों को माननी पड़ गई। ओके, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑडिट्स? देयर आर सेवरल इंपॉर्टेंट रीजंस व्हाई डू वी नीड टू डू सस्टेनेबिलिटी ऑडिट। सो इंप्रूवमेंट्स देता है, स्टेबिलिटी परफॉर्मेंस देता है, डेमोन्स्ट्रेट द कमिटमेंट्स, एनहेंस रजिस्ट्रेशन, ओके, इनोवेशंस दिखाता है, इसलिए सस्टेनेबिलिटी ऑडिट का एरिया बनते जा रहा है। ESG पैरामीटर्स पे ESG रेटिंग, तो यहाँ तक का जो पार्ट आपने डिस्कस किया ये पूरा सस्टेनेबिलिटी का पार्ट, दैट्स इट। अब हम पार्ट बी की तरफ जा रहे हैं, ये पार्ट ESG रेटिंग की तरफ लेके जा रहा है। तो ESG रेटिंग की रिक्वायरमेंट्स क्या है, चलो ये भी देख लेते हैं। तो जब हम ESG रेटिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ESG, अच्छा ये चैप्टर में ESG पढ़ना है, मेरा सजेशन ये है पहले रिस्क मैनेजमेंट और नीचे का ESG का चैप्टर पढ़ के जाना, फिर ऊपर के चैप्टर कई सारे आपको इजीली हो जाएंगे, स्पेशली ESG जहाँ जहाँ पे जैसे चैप्टर 12 है बोर्ड अकाउंटेबिलिटी इन ESG, फास्ट हो जाएगा, ग्रीन इनिशिएटिव फास्ट हो जाएगा। तो ESG की रिक्वायरमेंट्स पढ़ के जाना। तो ESG के अंदर रेटिंग्स के अंदर क्या क्या आता है, वेल कैपिटल मार्केट्स में धीरे धीरे ESG रेटिंग क्राइटेरिया डेवलप होते हुए हमने ये भी देखा था डाउ जोन्स में भी ESG रेटिंग इंडेक्सिंग शुरू हो चुकी थी। तो ESG के क्राइटेरियाज एनवायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस, ये सब चीजें आप पहले भी देख चुके हो, तो ये अच्छे से पढ़ के जाना। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ESG रेटिंग, देखो ये है कि तीन लेयर्स ऑफ पार्लेंस, और तीन भी नहीं ज्यादा बोलना चाहिए, एथिक्स भी होता है, इकोनॉमिक्स भी होता है, इन सब लेयर्स ऑफ पार्लेंस में एक कंपनी सस्टेन कैसे करती है, आने वाले टाइम में वो चेंजेस कैसे रिफ्लेक्ट कर पाती है, तो मीनिंग ऑफ ESG रेटिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्पस। ओके, और इसके की टेक्स अवे क्या है, तो की टेक्स अवे ये, ओके। अच्छा, ESG आपकी कंपनी में अच्छे से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, तो उसका KPI डिसाइड होता है। KPI ये होता है कि जहां पर जब मैं आपको जॉब भी देता हूँ ना, तो आपका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है, किस बेसिस पे मैं आपको जज करूंगा, उसी तरह ESG को किस बेसिस पे जज किया जाता है। KPI हम लोगों ने BRSR रिपोर्टिंग के हिसाब से बनाया है, तो BRR था, BR से BRSR रिपोर्टिंग पे गए, सो दिस बिकम्स अ ESG इंडिकेटर। और स्पेशली ये BRSR के बारे में है, तो रीड नहीं, लर्न तो करना ही बनता है। ओके, तो BRSR की रिपोर्टिंग की मैंडेट कैसे आई थी, तो ये पार्ट से BRSR कोड्स की रिपोर्टिंग टॉप 1000 कंपनी को 23-24 से 24-25 से और एडिशनल रीजनेबल लेवल पे कैसे होगा, तो 250 कंपनीज मैंडेटरी
टॉप उसके हिसाब से ऐसे करते करते 1000 तक पहुंचेंगे। ओके, तो नॉन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स, कोर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स, ऐसे करते हुए 1000 कंपनी तक पहुंचने का पूरा डायग्राम बनाया हुआ है, बीआरएसआर का पूरा फ्रेमवर्क बना हुआ है। ओके, और कई सारी चीजें ईएसजी रिपोर्टिंग के ऊपर अब बीआरएसआर में आएंगे। मैंने आपको कुछ एक कंपनी की बीआरएसआर रिपोर्ट्स भी दिखाई थी, वो भी ध्यान रखना। ओके, जस्ट फॉर योर नॉलेज दिखाई थी। बाकी रिकमेंडेशन क्या है इस कंसल्टेशन पेपर पे, सेबी के कंसल्टेशन पेपर के ये कुछ पॉइंट्स ऑफ रिकमेंडेशन है। कार्बन फुटप्रिंट रिपोर्टिंग, वाटर फुटप्रिंट रिपोर्टिंग, ओके, डिटेल्स ऑफ वाटर वेस्ट मैनेजमेंट, एम्प्लॉय वेलबिंग, ये सब चीजें। ओके, केपीएमजी और कई ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी स्टडी की और स्टडी करने के बाद ये पॉइंट्स निकाले थे कि किस तरीके से हांगकांग में, ईयू में, नैस्डैक में, जोहानसबर्ग में और ईआरएसआर में भी सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्टिंग और इसके इंडेक्सिंग के ऊपर काम चलता है। ओके, इतना ही नहीं, सिंगापुर ने पूरा सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग मैट्रिक्स डेवलप कर रखा है, ये देखिए। ठीक है, इसमें आपको क्या पढ़ने का है, आपको सिर्फ ये पढ़ना कौन कौन से टॉपिक पे इवैल्यूएशन होता है। तो ग्रीन हाउस गैसेस पे इवैल्यूएशन होता है, एनर्जी कंजम्पशन पे उन्होंने इवैल्यूएशन किया है, वाटर कंजम्पशन पे इवैल्यूएशन होता है, वेस्ट जनरेशन पे है, और सोशल नॉर्म पे जेंडर डाइवर्सिटी वो लोग कवर करते हैं कि जेंडर डाइवर्सिटी नॉर्म्स क्या है, एज बेस्ड डाइवर्सिटी कवर कर रहे हैं। ओके, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नॉर्म्स कवर कर रहे हैं कि टर्नओवर कितना है एम्प्लॉयज का, डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग के नॉर्म्स को कवर कर रहे हैं कि किस नेचर में डेवलपमेंट ट्रेनिंग हो रही है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के नॉर्म्स को कवर कर रहे हैं। तो ये हो गया सोशल नॉर्म्स पे। सिंगापुर के एक्सचेंज के हिसाब से गवर्नेंस के नाम पे बोर्ड कॉम्पोजिशन क्या था, ओके, ये सारे पार्ट हम देख चुके हैं। मैनेजमेंट डाइवर्सिटी क्या है, एथिकल बिहेवियर क्या है, सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या है, अश्योरेंसेस क्या है, अलाइनमेंट विद द फ्रेमवर्क्स कैसे चल रही है। ओके, ये पार्ट, अब ये सारे पार्ट्स को आप नीचे भी देख सकते हैं। द केपीआईज आर वेल डिफाइंड एज यू कैन सी। ओके, द केपीआईज आर वेल डिफाइंड, और उसके सब पार्ट्स भी है कैटेगरीज में, देखो हर एक वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या क्वेश्चनिंग रेज होगा, दे आर वेरी वेल डिफाइंड इस दिस केस। प्लस सोशल नॉर्म्स पे क्या क्या इंपॉर्टेंट एरियाज है, एज यू कैन सी दिस। ओके, प्लस गवर्नेंस नॉर्म पे क्या क्या एरियाज है, ये भी आप देख सकते हैं। तो काफी हद तक क्लैरिटी के साथ ये चीजें डिफाइंड है। ईएसजी के रेटिंग नॉर्म्स, ईएसजी की मेथोडोलॉजीज क्या थी, ईएसजी की मेथोडोलॉजीज ऐसे डेवलप हुई थी कि ईएसजी की मतलब कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं था। लोगों ने जैसे जैसे ईएसजी को इंपॉर्टेंस देना शुरू हुआ, वैसे वैसे ये डेवलप हुआ। तो हर एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने अपने हिसाब से इंपॉर्टेंस देना शुरू किया और इसकी डेवलप होती गई रेटिंग नॉर्म्स। जैसे इंटरनेशनली बात करूँ तो डन एंड बेस्ट, ब्रेड बेस्ट, ओके, वाइडली नोन ईएसजी के नॉर्म्स, सस्टेनालिटिक्स, ओके, डन ब्रैड स्ट्रीट, सस्टेनालिटिक्स, और यस माइक, दैट इज मॉर्गन स्टैनली। ये कुछ रेटिंग एजेंसीज थी, इन्होंने रेटिंग्स दिए थी ईएसजी के नॉर्म्स पे। और देखो मॉर्गन स्टैनली ने पूरा ये 3+ बनाया था। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, इसको 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 इसको, इसको। ये रेटिंग नॉर्म पढ़ के जाना है, याद करके जाने, ब्लूमबर्ग रेटिंग नॉर्म्स, यस, याद करके जाना। ब्लूमबर्ग के क्राइटेरियाज क्या थे, ये सारे क्राइटेरिया ये भी याद रखना है, टेबल, यस। ईएसजी में क्या था, थॉमसन रॉयटर्स, ये भी याद रखना, थॉमसन रॉयटर्स, ओके, एंड एफटीएससी रसल, ये रीड कर सकते हो। से ये कुछ रेटिंग नॉर्म्स है जिसमें अलग अलग इंस्टीट्यूशन ने रेटिंग दी और ये सब चीजें स्टडी की थी। ओके, बाकी इंस्टीट्यूशनल सर्विस रेटिंग नॉर्म्स थे, एसएनपी का रेटिंग नॉर्म, क्लाइमेट चेंज, मूडी रेटिंग्स, अलग अलग रेटिंग्स थी। तो इनके हेडिंग्स याद रखने ना, बीच के दो तीन चीजें थोड़ा इम्पेटिकली डालने का, जैसे थॉमसन रॉयटर्स, ब्लू एंड अदर आर, ऐसे करके। अब इस पूरे रेटिंग नॉर्म में एक रेटिंग का तरीका उन्होंने इवैल्यूएशन के हिसाब से दिया, एग्जाम्पल के तौर पे वो ये था मॉर्गन स्टैनली का केस, अंडरस्टैंडिंग द रेटिंग्स। तो मॉर्गन स्टैनली ने जो रेटिंग्स दी है उसमें कुछ पैरामीटर्स को समझते हुए, जैसे कार्बन एमिशन नॉर्म, प्रोडक्ट कार्बन फुटप्रिंट, फाइनेंसिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, नेचुरल इम्पैक्ट, पॉल्यूशन, एनवायरमेंट, इन सबको देखते हुए उसने रेटिंग्स के क्राइटेरियाज कैसे बिठाए थे। तो ये सारे बेसिस बन जाते हैं रेटिंग्स के क्राइटेरियाज बिठाने के। सोशल नॉर्म्स पे ये सारे बेसिस मॉर्गन स्टैनली ने कंसिडर किए, गवर्नेंस नॉर्म पे ये बेसिस मॉर्गन स्टैनली ने कंप्लीट किए, और उसके बाद ये था जो मॉर्गन स्टैनली ने किया। कंसिडर करने के बाद मॉर्गन स्टैनली ने 35 पैरामीटर्स को कंसिडर करने के बाद ये देखा कि कौन सी कंपनी किस पैरामीटर पे किस तरीके से, जो नैस्डैक लिस्टेड कंपनीज है, कैसे फॉलो कर रही है, ईएसजी के स्कोर डेटा किस तरीके से मैनेज किए जा रहे हैं और कितना
ESG की रेटिंग रिलायबली दी जा रही है। अच्छा, एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी दूसरे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के डेटा भी चेक करती है, तो वो भी होता है। तो ESG के रेटिंग्स के हिसाब से नास्डैक अमेजोन की रेटिंग कैसे होनी चाहिए थी और किस तरीके से, और अमेजोन को रियल टाइम लेबर मैनेजमेंट का स्कोर फेस करना पड़ा था बिकॉज अमेजोन ने बहुत कॉम्प्रोमाइज किया। ये ओवरऑल के तौर पे ESG ने अमेजोन के बेसिस पे ये दिया था। ओके, सो ये उनका ट्रिपल A, A, B, 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 S, A, तो लीडर, एवरेज एंड लेगार्ड। लेगार्ड मतलब पूरी तरह गया हुआ है। ओके, तो दैट इज हाउ दे डू द इवैल्यूएशन। ठीक है, अब ESG रेटिंग करवानी क्यों है, हाँ ये इसका एडवांटेज है, ये याद रखना। एक अपने को एडवांटेज मिल जाता है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, द 5 मेन पिलर्स ऑफ द ESG। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, कॉस्ट रिडक्शन, अट्रैक्टिव सप्लायर्स, तो ये सब याद रखे जाने। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्या होता है ESG रेटिंग में, कॉस्ट रिडक्शंस क्या होते हैं, ओके, अट्रैक्टिव क्या होता है, सप्लायर मैनेजमेंट क्या होता है, अट्रैक्शन रिटेंशन। ये 5 मेन एडवांटेज होते हैं जो इसके अंदर मिलते हैं। प्लस हर एक कंपनी का अपना ग्रोथ परफॉर्मेंस है जो इसके साथ साथ जुड़ता है, तो ये ESG रेटिंग बढ़ती है। ओके, BSE ने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने गाइडेंस डिस्क्लोजर के हिसाब से इंपॉर्टेंस ऑफ ESG रिपोर्टिंग के ऊपर ये सारी चीजें बातें बोली। दैट कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेंथन होता है, स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप बढ़ता है, और कम्युनिकेशन स्टेक होल्डर्स एंगेज। ठीक है, सो यहाँ पर आके आपका ESG का रेटिंग का पार्ट खत्म हो। काफी सारी चीजें, जी, 15 माह के ऐसे छोड़ नहीं सकता। तो एटलीस्ट उसकी रीडिंग एंड री रीडिंग करके ये समझ लिया हेडिंग्स क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इतना भी काम हो गया ना, तो देन यू कैन हैंडल इट। ओके, एमर्जिंग मैंडेट्स। ओके, ESG रिपोर्टिंग में इंडिया के हिसाब से क्या क्या चेंजेस हुए थे, अब ये एमर्जिंग मैंडेट्स अपने लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया क्योंकि इसमें BRSR के आने के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो 2009 में हम लोग ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने BRR शुरू किया था, नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस शुरू की थी, फिर वहां से हमने नेशनल गाइडलाइंस फॉर रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट NGRBC डेवलप किया, और फिर जाके BRSR डेवलप हुआ। सो BRSR की ये पूरी जर्नी कैसे रही और कैसे आया, ये पूरा पार्ट आपको पढ़ के जाना ही है, पढ़ के जाना ही है। ये ऐसे आया, 10 मई को सेबी ने नोटिफिकेशन डाला और इस तरीके से आया। ESG रेगुलेशन वर्ल्ड ओवर में कैसे चल रही थी, वेल ESG रेगुलेशन तब वर्ल्ड ओवर में कई नेशंस में चल रही थी, जैसे, अच्छा ये पार्ट सिर्फ रीड करना है, हाँ ये रीड करना है, ऊपर वाला लर्न करना, बाकी ये रीड करने का। यूएस में इस तरीके से चल रही थी, और यूएस को छोड़ के अगर आप कनाडा जाओगे तो वहाँ पे भी अलग अलग नॉर्म्स पे चल रही थी। यूरोपियन यूनियन ने भी अपनी तौर पे अलग अलग नॉर्म्स पे दे रखा था। प्लस यूरोपियन यूनियन के बाद जर्मनी ने भी अलग नॉर्म्स पे दे रखा था, एंड यूनाइटेड किंगडम ने भी अपनी तरफ से BSC रिपोर्टिंग थी। स्विट्जरलैंड की अपनी रिपोर्टिंग चल रही थी, सिंगापुर और हांगकांग की अपनी हिसाब से अलग अलग थे, ब्राजील की अपनी रिपोर्टिंग चल रही है, उसको फॉलो किया गया। एंड वी हैव जापान, जापान की ESG गवर्नेंस चलती है। प्लस चाइना की अपनी रिपोर्टिंग है और ऑस्ट्रेलिया की अपनी रिपोर्टिंग। ये सब क्या है, ये सब दिखाने की कोशिश हो रही है कि ESG रिपोर्टिंग हर किसी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस या उसके, जैसे हमने नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस डेवलप किया, उन नेशंस ने भी डेवलप किया है, उनके कंपनीज एक्ट और या फिर उन सब में भी ये है। तो ऐसा नहीं है कि इट इज दैट वी ओनली हैव डन दैट, ये वर्ल्ड ओवर फॉलो किया जाता है, वो बताने की कोशिश कर रहा है ICSI। ओके, बाकी वे फॉरवर्ड क्या है, मतलब आने वाले टाइम में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ये वे फॉरवर्ड पढ़ के जाना है, यस ये लर्न करना है। ओके, तो हम आने वाले टाइम में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आने वाले टाइम में आने वाले चेंजेस के हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि चीफ सस्टेनेबिलिटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हो सकते हैं, ESG की पॉलिसीज डेवलप हो सकती है, ESG पॉलिसी बजट्स डेवलप हो सकता है, ESG के पार्टनर्स डेवलप हो सकते हैं। ओके, एंड कई सारे पैरामीटर्स डेवलप होने के पूरे चांसेस है। बाकी फिर ये इंडिया में ESG कैसे हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ये रीड वाला पार्ट है। एशियन पेंट्स ने क्या किया है, एशियन पेंट्स ने अपने प्रोडक्ट्स रिवॉर्डशिप किए हैं, एनवायरमेंट हेल्थ सेफ्टी रिगार्ड्स किए हैं। वैसे ही नेस्ले वालों ने भी क्या किया है, नेस्ले वालों ने ये सब किए। इन बातों को भी ध्यान रखने का, ESG के नेचर के हिसाब से नेस्ले ने क्या किया। ओके, HDFC बैंक भी था, हाँ HDFC बैंक ने क्या किया है ESG के ऊपर, इस बात का भी ध्यान रखने का HDFC के हिसाब से। प्लस उसके साथ साथ टाटा मोटर्स ने क्या किया है, ये बात भी ध्यान रखना, टाटा मोटर्स ने सो एंड सो मेजर्स लिए हैं ESG के साथ। ठीक है, एंड यस, सो वी फाइनली कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर।
ओके, तो जितनी बातें बताइए मस्ट लर्न, वो तो मस्ट लर्न है भाई। BRSR की स्टार्टिंग की पार्ट यहीं पे आ जाती है, तो वो पढ़ लेना। बाकी BRSR के बारे में काफी सारी डिटेल्स आने वाले चैप्टर में। बाकी टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन, एज यू कैन से काफी क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें। तो सस्टेनेबिलिटी ऑडिट क्या है, ESG रेटिंग क्या है, ESG ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ओके, ESG रिपोर्टिंग क्या है। ओके, तो 15 और 20 मार्क वाले इस चैप्टर में पीछे दिए हुए सारे क्वेश्चंस अच्छे से करके जाओ, अच्छे से करके। ठीक है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ठीक है, सो वी कम टू द लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट एक्चुअली ये डिस्कस करता है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग और BRSR के बारे में। एक्चुअली इन डेप्थ रिपोर्टिंग वहीं पे डिस्कस है कि ओवरऑल रिपोर्टिंग के स्टैंड्स क्या चल रहे थे। वेल, ओवरऑल रिपोर्टिंग का जो तरीका चल रहा था, लेसन 20 ये बताता है कि ओवरऑल रिपोर्टिंग क्या हो गया था। ग्लोबली काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो गए थे, और GRI स्टैंडर्ड्स अपनी जगह पे, प्लस उसके साथ TCF स्टैंडर्ड्स और ये स्टैंडर्ड। तो धीरे धीरे क्या हो गया था, इतने सारे स्टैंडर्ड है, हर कोई सस्टेनेबिलिटी के बारे में बातचीत कर रहा है, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अपनी चल रही है। तो वो क्या रहा था, दो दो रिपोर्ट आ रही है, सस्टेनेबिलिटी फाइनेंशियल, सस्टेनेबिलिटी फाइनेंशियल, सस्टेनेबिलिटी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ पर्सन्स ने साथ में मिलकर सोचा कि हम लोग अलग अलग रिपोर्ट क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं उसको एक क्लब करके एक ही रिपोर्ट बनाएंगे। तो इंटीग्रेट रिपोर्टिंग यहां से शुरू हुआ। और उन्होंने क्लब, जब लोगों ने पूछा कैसे, तो उन्होंने क्लब करके दिखा दिया। तो लोगों ने बोला अरे ये तो ऐसे करने का है। एंड दैट इज द काइंड ऑफ रिएक्शन दैट हैज हैपेंड इन द इंडस्ट्री। और उसका इम्पैक्ट ये आया कि इंडस्ट्री ने इसको बहुत फास्ट इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग को अडॉप्ट किया, इसलिए इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल आते ही सुपर हिट हो गई। और उसका बेस्ट पार्ट क्या निकला, IFRS इज इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, जिसका हमने इंडिया में IND-AS बनाया सिलेक्टिवली जो भी चीजें लेके। सो हमने उसके बाद BRSR भी बनाया, नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग कुछ और नहीं है, यही चीज है। ओके, सो ये इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल की तरफ से डेवलप की गई रिपोर्ट्स। सो यस, तो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के पीछे का बैकग्राउंड क्या था, ये पार्ट्स। ओके, क्या हुआ था जो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट बनी। तो मैंने आपको बताया वैसे ही था, इंटीग्रेटेड रिपोर्ट इस तरीके से रेडी होती है, और IIRC आता है, ये देखिए इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल, और इंटीग्रेटेड रिपोर्ट बन के रेडी हो जाती है। ओके, क्लियर। बाकी इंटीग्रेटेड रिपोर्ट का एवोल्यूशन क्या था, हाँ ये पार्ट आप रीड करके जा सकते हो। एवोल्यूशन में पीछे पायलट प्रोग्राम्स लिए गए, हमने काफी सारे फ्रेमवर्क डेवलप किए, IFRS डेवलप किया। ओके, और ये सब चीजें जैसे आप देख सकते हो, IFRS फाउंडेशन डेवलप हुए थे। सो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट के ऊपर काफी सारी चीजें हुई थी, और ये सारे इवोल्यूशन के तरीके थे। ओके, बाकी इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का स्ट्रक्चरिंग क्या था, तो GRI नॉर्म्स बेसिक स्ट्रक्चर बना, कि GRI वाइडली अडॉप्टेड हो चुका था। तो एज अ रिजल्ट IR के स्ट्रक्चर्स अपने GRI नॉर्म्स के मिलते जुलते थे। तो देवर 7 गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर इंटीग्रेटेड रिपोर्ट। तो ये प्रिंसिपल्स याद रखना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गाइडेड प्रिंसिपल्स थे इंटीग्रेटेड रिपोर्ट। कनेक्टिविटी, स्टेक होल्डर, मटीरियलिटी एंड कंटेंट एलिमेंट के, देवर 8 कंटेंट एलिमेंट्स जो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में देखे गए थे। जैसे बिजनेस का मॉडल, बिजनेस का गवर्नेंस, बिजनेस की आउटलुक, एंड बेनिफिट्स ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, हाँ ये याद रखने। तो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग ने एक पूरी पिक्चर की बात की, एक पूरे जर्नी की बात की, और एक हॉलिस्टिक व्यू की बात की, बहुत सारे ट्रांसपेरेंसीज की बात की। तो इसलिए इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग अपने टाइम में बहुत ही फेमस हो गया, जल्दी आते ही बहुत फेमस हो गया, और उसके रियल बेनिफिट्स ये थे। ओके, ये उसके रियल बेनिफिट्स। अब इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का आने के बाद भी यू कैन से काफी सारे चैलेंजेस थे, बिकॉज हो क्या रहा था, जितना आसान तरीके से मैंने बोल दिया भाई आ गया, लेकिन उतने आसान तरीके से थे नहीं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में करना क्या होता है। ओके, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में करना क्या होता है, लोगों ने कभी नॉलेज ही नहीं ली थी। ओके, तो ये धीरे धीरे सिखाना पड़ा, इसलिए इसको करिकुलम में ऐड करना पड़ा। आपको जान के ये हैरानी होगी कि आप लोग पढ़ रहे हो, लेकिन मार्केट में सबको नहीं मालूम है इंटीग्रेटेड रिपोर्ट्स क्या होते हैं, और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स वगैरह लेके बैठे हो दुबई वगैरह में भी, ये कोर्सेज के लिमिटेड कोर्सेज में ही है। तो आप जो पढ़ रहे हो ना, ये सबको नहीं मालूम पड़ता है। यहाँ तक कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स में भी इतना सारा रिपोर्टिंग के रिक्वायरमेंट्स नहीं है, डिस्क्लोजर्स। तो ये एक स्पेशल एरिया है जो आपको एक अपर एंड दे देगा। ठीक है, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के चैलेंजेस काफी हुए, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थे, इंपॉर्टेंस थे। इसलिए GRI रिपोर्टिंग जो था वो सबको पसंद आया। GRI क्या था, आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट को मैं डिस्टर्ब नहीं करता, उसके सामने एक सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट खड़ी कर देता हूँ, लोग सबको अच्छा लगा।
तो शुरुआत यही हुआ था। और जीआरआई ने काफी अच्छे तरीकों से स्टैंडर्डाइज दिया था कि मुझे मटेरियल कंसाइज ये वो इन्फॉर्मेशन दे दो, बस काम हो जाएगा। 3 एरिया उसने बहुत अच्छे डेवलप किए। एक यूनिवर्सल डेटा सबको लगेगा। सेक्टर स्पेसिफिक तो आप अपना सेक्टर डिफाइन कर लो। टॉपिक स्पेसिफिक, अगर आपको टॉपिक भी सर्च करना हो तो आपको टॉपिक स्पेसिफिक भी मिल जाएगा। ये बोलकर ऐसा है जैसे इनकम टैक्स का मैंने पूरी बुक दे दी है। अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक ढूंढना चाहो कि कौन से 5 हेड्स में से कौन से हेड का क्या रिक्वायरमेंट है, वो मिल जाएगा। टॉपिक स्पेसिफिक ढूंढना चाहो, परक्विजिट्स क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है, तो टॉपिक स्पेसिफिक डेटा भी आपको मिल जाएगा। So that is the best approach of GRI. That is the reason why GRI became formed. So GRI reporting standards क्या थे? Okay, universal standards develop किए गए थे. Okay, sector specific standards develop किए गए थे and topic specific standards develop किए गए थे. तो ये देखिए 3 स्टैंडर्ड्स उसमें बहुत ही पॉपुलर होते गए थे। बाकी GRI फ्रेमवर्क क्या था? GRI फ्रेमवर्क ये था। ओके, 30 परफॉर्मेंस, 9 प्राइमरी इंडिकेटर्स, वाटर बायोडाइवर्सिटी, और ये सब चीजों का फ्रेमवर्क था। तो जीआरआई का फ्रेमवर्क। बाकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स जीआरआई फ्रेमवर्क के हिसाब से ये था। ओके, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स जीआरआई फ्रेमवर्क के हिसाब से ये था कि इम्पैक्ट किस तरीके से नेचर में आएगा। ओके, सो दैट वाज अ आइडेंटिफाइंग जीआरआई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट शुरू हुआ था। एंड रिपोर्टिंग डिस्क्लोजर्स जीआरआई का ये था। ठीक है, सो बेसिकली आपको रिपोर्टिंग GRI 1 फॉर्म, GRI 2 की आइडेंटिफाई द इम्पैक्ट और रिपोर्टिंग डिस्क्लोजर्स ये करने थे, प्लस उसके साथ साथ GRI के स्टैंडर्ड्स डेवलप होते जा रहे थे। तो ये स्टैंडर्ड्स हो रहे थे एंड वी वर नेविगेटिंग द रिपोर्ट, हम लोग स्टडी कर रहे थे। बाकी GRI के स्टेप्स देखो, ये सारे स्टेप्स है। 5 स्टेप्स: प्रिपेयर, कनेक्ट, डिफाइन, मॉनिटर एंड रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ तक GRI स्टैंडर्ड्स डेवलप हो चुके थे। इंडिया ने क्या किया? BRSR इधर आया, और BRSR मैंडेटरी है, अच्छे से करके जाना। ओके, BRSR क्या किया था? BRSR, वैसे मैंने इसके अंदर के BRSR के रिपोर्ट्स भी दिखाए हैं। सनोफी इंडिया, सोइंसो इंडिया, अदानी की, इसकी उसकी, प्लीज। और वो रिपोर्ट रेफर नहीं करनी है, बस ये कंटेंट रेफर करके जाना। सो GRI स्टैंडर्ड्स को एक अपग्रेडेशन देते हुए हमने BRSR डेवलप किया। नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को इंपॉर्टेंस देते हुए हमने BRSR डेवलप किया। ओके, ESG रिपोर्टिंग इंडिया में कैसे डेवलप हुई? तो ऊपर जो आप लोगों ने पढ़ा उसी की बात आ रही है। 2009 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने पहले वॉलंटरी गाइडलाइंस डेवलप की, फिर उसके बाद हम लोग ने सोचा भाई कुछ, सभी ने बोला BRR डेवलप करते हैं, फिर हमने CSR नॉर्म्स लेके आए, फिर हम NGRBC लेके आए, और फिर जाके BRSR लेके आए। तो ये BRSR इस तरीके से आया, और ये इसका आपको ये पूरा ईयर वाइज फ्लो चार्ट मिल सकता है, या टेबुलर प्रेजेंटेशन मिल सकता है। ओके, BRR टू BRSR की जर्नी क्या थी? ये जनरल इंफॉर्मेशन BRR, ये BRR गाइडलाइंस थी, हाँ। ये BRR इन चीजों के ऊपर ही मांगता था, ज्यादा नहीं था। जनरल फाइनेंशियल और बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा दे दो, बस हो गया। ओके, लेकिन BRSR ये मांगता है। Section 8 जनरल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल डेटा, अदर इंफॉर्मेशन, Section D। ओके, एंड ये सारी, सॉरी, ये BRR मांगता है, क्वालिटेटिव। तो ESG बेसिस रिपोर्टिंग यही चल रही थी। क्लियर? तो धीरे 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 BRR की, BRSR की तरफ की जर्नी इस तरीके से। तो BRSR ने BRR के कुछ पार्ट्स ले लिए, जैसे इसका Section A, इसका Section A बन गया, इसका Section B, इसका Part 1 and 4 Section A का ही डाल दिया, Section C, इसका Part 5 Section A का डाल दिया, इसका Section D, यहाँ पे Section B बन गया। ऐसे करके BRSR की जर्नी शुरू हुई। एंड ओवरव्यू ऑफ एप्लीकेबिलिटी, यस, ये तो सभी ने इसको एप्लीकेबल कर दिया, ऑलमोस्ट इंडस्ट्रीज को फॉलो ही करना पड़ेगा। ओके, एंड इस तरीके से ये डेवलप होता गया। प्लस ये इसके एस्पेक्ट से ESG इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से, तो BRSR काफी हद तक पिक्चर में आ गया, और उसने अब स्ट्रक्चर्ड रिपोर्टिंग शुरू कर दी। क्वांटिफाइबल डेटा निकालो, और देखो असल में BRSR की प्रॉब्लम क्या है? डेटा बहुत कैप्चर करना पड़ता है। यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू गेट द डेटा, and you have to find out the quantifiable data, the relevance, the compatibility. Okay, general disclosures norms लगते हैं, you have to find out the general prescription things, then management processes लगते हैं, हमें इसके बारे में ढूंढना पड़ता है, प्रिंसिपल वाइज डेटा पता करना पड़ता है एक एक सेक्टर का, और डेटा गैदर करना इज अ रियल गुड चैलेंज हियर, इट्स नॉट सिंपल। ओके,
एनजीआरबीसी के 9 प्रिंसिपल्स थे, इन 9 प्रिंसिपल्स को याद रखना, ये आपने चैप्टर 1 में भी 9 प्रिंसिपल्स पढ़े थे, क्रिटिकल है 9 प्रिंसिपल। और मैं आपको हेडिंग याद रखने के लिए बात कर रहा हूँ, ये सब चीजें याद रखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टैंडिंग है। हेडिंग जरूर याद करना, अगर आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था तो 9 प्रिंसिपल्स उधर भी आए थे। ओके, तो एनजीआरबीसी के इन 9 प्रिंसिपल्स को ध्यान रखते हुए पूरा ये डेटा डेवलप हुआ था। और ये देखिए समरी ऑफ ईएसजी मैट्रिक्स, की क्वांटिटेटिव डेटास। ओके, एनवायरमेंटल डेटास में ये चीजें एक्सपेक्टेड होती है पीआरएसआर के साथ। ये डेटा सब गैदर करना है, बोलना नहीं है। ओके, इसलिए आपको रिपोर्ट्स दिखाई थी सोशल की क्वांटिटेटिव डेटास के साथ में गवर्नेंस एरियाज। ओके, बाकी बीआरएसआर डेवलप हुआ, काफी अच्छा लगा, और इसके बेनिफिट्स भी आए। ओके, रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तो ये कई सारे बेनिफिट्स लेके आया, जैसे इम्प्रूव परफॉर्मेंस, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, कंप्लायंस रेगुलेशंस के हिसाब से, इनोवेशंस, कॉस्ट सेविंग, इंसेंटिव्स, कई चीजें आई। एंड चैलेंजेस भी इन्होंने फेस किए, यस, जैसे मैं आपको समझा ही रहा था कि चैलेंजेस भी बहुत है।
Yeah. Sorry, Kiyur, there was some urgency to attend. अच्छा, आवाज आ रही? सो ड्राफ्टिंग, ट्रेडिंग, अपीयरेंस और कॉर्पोरेट फंडिंग का वो रिवीजन विषय सर लेने वाले हो, तो वो रखना है मतलब जूम पे ही कि यूट्यूब पे भी तो? ओके, चलेगा। ठीक, चलो, फाइन, तो यूट्यूब पे भी। तो सीएसआर रिपोर्टिंग के जो चैलेंजेस डेवलप हुए थे ओवर द पीरियड, इस बात को याद रखना। कई सारे चैलेंजेस आए थे, जैसे डाइवर्सिफाइड सस्टेनेबिलिटी रिक्वायरमेंट है, मतलब लोगों को सस्टेनेबिलिटी के बारे में पता ही नहीं है, तो मल्टीपल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स पिक्चर में आ जाते हैं, देखो जैसे यहाँ पे। और इसके रीजन में ये समझ में नहीं आया था कि टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट्स क्या है, लैक ऑफ क्लैरिटी नहीं है, इसलिए क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो ईएसजी अपने आप में इस नेचर पे डेवलप हुआ कि ईएसजी डेवलपमेंट तो काफी अच्छा है, लेकिन लोगों की समझ में आने में अभी टाइम लगेगा, इसलिए सेबी ने भी 3 साल का फ्रेमवर्क रखा है, जहाँ पे टॉप 1000 कंपनी को ग्रेजुअली समझ में आए। ओके, बाकी इस चैप्टर के अंदर ही, एज यू कैन सी दिस, टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चंस। ओके, डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स कैसे हुई, बीआरएसआर कैसे आएगा, जीआरआई फ्रेमवर्क कैसे होगा, ये सब चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, एंड अगर आपने मॉडल पेपर देखा हो तो पीछे मॉडल पेपर भी है। ओके, आपको एग्जाम में कुछ इसी तरह आएगा, सेम मॉडल पेपर इंस्टीट्यूट ने पब्लिश भी किया है एज अ मॉडल पेपर फॉर स्टूडेंट्स। सो इस तरह का पार्ट ए का क्वेश्चन आएगा, जिसके अंदर आपको कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस, सब क्वेश्चंस पूछेंगे। पार्ट बी का क्वेश्चन आएगा, अगेन थोड़े थोड़े सब क्वेश्चंस डालते हुए दे विल गिव आस्क यू वेरियस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। एज यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 3 भी एक तरह का इंटीग्रेटेड क्वेश्चन है ईएसएमएस के ऊपर। ओके, एंड देन दे हैव गॉट डायरेक्ट क्वेश्चंस, 4 5 6 7 डायरेक्ट क्वेश्चन। रिस्क मैनेजमेंट डेडिकेटेड 20 मार्क्स का आएगा। 20 मार्क्स के अंदर 10 मार्क का यू कैन एक्सपेक्ट अ डिटेल क्वेश्चन। इसमें आनंद कपूर के नाम पे वो यस बैंक का केस पूछ लिया, और एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ओके, डोंट वरी, दे विल नॉट आस्क यू 10 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन, दे विल डिवाइड इट अकॉर्डिंगली। यहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा सिनेरियो दिया। और एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी पे 15 मार्क का डेडिकेटेड क्वेश्चन आएगा, अलग अलग सिनेरियोस को देखते हुए आपको एक छोटा सा इंटीग्रेट केस स्टडी, एंड दे कैन आस्क यू डायरेक्ट क्वेश्चंस आल्सो। सो इस तरीके से एग्जाम में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ईएसजी कैसे आए। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड ईएसजी जैसे टॉपिक को स्टडी करने के लिए रिस्क और नीचे के चैप्टर्स को अच्छे से करो, ऊपर के चैप्टर्स की जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसकी एक बार रीडिंग अच्छे से करके जाना। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। बिकॉज होता क्या है, मैं ये चैप्टर मैंने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, द मोमेंट यू से छोड़ दिया ना, योर माइंड टेक्स अ सेंटेंस दैट छोड़ दिया, चलो अभी नहीं आता। तुम्हें आता होगा तो भी नहीं आएगा। तो मेरा सजेशन ये है कि एटलीस्ट उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की रीडिंग ओवरव्यू करके जाना कि ओके इसमें ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, देन इट विल हेल्प यू दैट कुछ भी छोड़ा नहीं। तो एज अ रिजल्ट एग्जाम में क्या हो जाएगा, जब आप एक क्वेश्चन देखोगे एटलीस्ट उसके बारे में जो भी कुछ नॉलेज है वो लिख पाओगे, क्योंकि आपने स्टडीज बहुत सारी कर ली। ओके, तो डोंट गेट इनटू द नोशन कि मैंने छोड़ दिया। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, फाइन। सो इतना ही था, बाकी सीएसआर उसमें कुछ है नहीं तो ठीक। बाकी ओपन बुक के अंदर तो आई थिंक नथिंग इज देयर फॉर रिवीजन, तो ये पार्ट तुम खुद ही देखो। ओके, ये पार्ट था ईएसटी का। बाकी सीएसआर के अंदर दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ओपन बुक के अंदर प्रीलिम्स के लिए अपियर हो, सी इट फॉर योरसेल्फ। सो अपियर फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम्स एंड यू विल फाइंड दैट क्वेश्चंस। ठीक है, फाइन। सो शैल वी लॉग आउट? यस सर। सर अभी सीए सर नहीं होगा ना? हेलो।